क्वेश्चन नंबर 1 है कि गुप्त काल में रचित संस्कृत नाटकों में से स्त्री और शूद्र सामान्यतः किस भाषा का प्रयोग गुप्त काल? कटिकम, मृछ कटिकम, ठीक है। ये शूद्रक की लिखी हुई है, किसकी लिखी हुई है? शूद्रक। मृछ कटिकम एक नाटक है, इसका अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना गाड़ी, मिट्टी का खिलौना गाड़ी। इसी में बताया गया है कि गुप्त काल में जो पुरुष पात्र होते थे वो क्या बोलते थे? संस्कृत। क्या बोलते थे? संस्कृत, गुप्त काल के नाटक में। और स्त्री और शूद्र किस भाषा का प्रयोग करते थे? प्राकृत भाषा का। कालिदास की नाट्य कृति कौन है? देखो चारों कालिदास का ही लिखा हुआ है इसमें, रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम। देखो अभी तक हम लोग पढ़े हैं कालिदास की जितनी भी किताबें, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, सबको समझ में आई? इसमें कुछ नाटक है और कुछ काव्य कृति है, कुछ नाट्य कृति है और कुछ, यहां भी स्पष्ट जानना जरूरी है, क्योंकि सामान्यतः क्वेश्चन देता है क्या कि इनमें से कौन कालिदास द्वारा लिखा गया है या नहीं लिखा गया है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन को एक्सटेंडर कर देगा। इसमें से कौन कालिदास की काव्य कृति है और कौन सी नाट्य कृति है, तो लिख लो इसको, कालिदास की नाट्य कृति। कालिदास किस काल के हैं? गुप्त काल के हैं। किस काल के हैं? हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में रहते हैं ना कालिदास, तो कालिदास की नाट्य कृति। नाट्य कृति मतलब नाटक, नाट्य कृति मतलब जिन्होंने नाटक लिखे हैं, और सारे नाटक और काव्य कृति किस भाषा में लिखेंगे? संस्कृत में लिखेंगे। सारे किसमें होंगे? तो लिखो कालिदास की नाट्य कृति। नाट्य कृति है पहल तुम्हारा मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। इसमें क्या है समझना बस, इसमें मालव देश की राजकुमारी मालविका और शुंग शासक अग्निमित्र की प्रणय कथा मतलब प्रेम कहानी है। अग्निमित्र मतलब पुष्यमित्र शुंग, पढ़े हो ना, उसी का पुत्र अग्निमित्र। तो मालविका अग्निमित्रम। दूसरा विक्रमो वर्षियम, विक्रमो, इसमें उर्वशी है, उन्हीं कहानी है, विक्रमो वर्षियम। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण नाट्य कृति है कालिदास की, क्या नाम है उसका? अभिज्ञान शाकुंतलम। संसार की जो कुछ सर्वश्रेष्ठ कृति है उसमें इसका नाम आता है अभिज्ञान शाकुंतलम। माना था कालिदास की अनुपम कृति, कालिदास की अनुपम, हिंदी में पढ़े हो ना, जिसकी उपमा न दी जा सके, क्या बोलते हैं उसको? अनुपम कृति। कालिदास की अनुपम कृति मानी जाती है। कौन सी? अभिज्ञान। पढ़ो ना, इसमें वो शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी है। अभिज्ञान में इसका अनुवाद कौन करते हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम का वो गीता का करते हैं। चार्ल्स विल्सन किसे करते हैं? गीता का। अभिज्ञान शाकुंतलम कौन करते हैं? विलियम जोन्स। और कालिदास की काव्य कृति, कालिदास की काव्य कृति में भी दो पार्ट है, काव्य कृति में भी दो पार्ट है, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य क्या है? मतलब किसी के पूरे जीवन काल के बारे में जो लिख दिया जाता है महाकाव्य, और किसी के जीवन के कुछ एक पार्ट को लेकर दिया जाता है उसको खंड काव्य। महाकाव्य में आ जाता है तुम्हारा रघुवंशम, क्या आता है? और कुमार संभवम, रघुवंशम और कुमार संभवम। रघुवंशम मतलब राजा रघु की कहानी है, राजा
रघुवंश भगवान राम, राजा राम के जो पूर्वजों की कहानी है, किसमें है वो? रघुवंशम में। और कुमार संभवम, कुमार कार्तिकेय की जन्म की कथा का मेघदूतम, मेघ और ऋतु संहारम, ऋतु और ऋतु संहार में क्या है कि प्रकृति के 6 मनोहारी ऋतुएं हैं, उसका वर्णन किया। और मेघदूत में वो बताते हैं कि कैसे एक यक्ष, श्रापित यक्ष है, वो उज्जैन के पास वहां पर उसको साप मिला हुआ है, वहीं से वो बादलों द्वारा, बादलों के माध्यम से संदेश भेजता है। उसका संदेश किसमें है? मेघ। तो ये सारी विशेषकर 3 और 4 ये सातों कालिदास का ही लिखा हुआ है। तो जब मलिक क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन कालिदास की कृति है, 3 अलग से रहेगा और एक इसी सातों में से एक रहेगा, या पूछ देगा कि इनमें से कौन सी कालिदास की कृति नहीं है, 3 यहां से रहेगा और एक बाहर से। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन को स्टैंडर्ड बढ़ा देगा, पूछे कौन इसमें से काव्य कृति है और कौन नाट्य कृति है। इतनी बात। भारत के संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे प्रारूप समिति के? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? हाँ, उसमें 7 सदस्य थे। कौन थे? फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 25, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रय बोलते हैं? किन 3 वेदों को बोलते हैं? हाँ, मतलब पहले जो तीनों वेद हैं, ऋग्वेद, साम, यजुर्वेद और सामवेद, तीनों को क्या बोलते हैं? वेद। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति डैश पदार्थ का उपयोग करके बनाई गई थी? मालूम है ना, कांसा के नर्तकी की मूर्ति। मतलब जो हड़प्पा से जो डांसिंग गर्ल मिली है, कहां से मिली है डांसिंग गर्ल? नहीं, हड़प्पा सभ्यता से मिली है। हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से मिली है? मोहनजोदड़ो से, डांसिंग गर्ल की मूर्ति। उसके आगे है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की थी? मतलब मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की पेशकश की थी। 1909 का पार्लियामेंटो सुधार। कुख्यात द्विशासन, द्वैध शासन, डायाज की निम्न में से किस ब्रिटिश भारत अधिनियम की एक विशेषता थी? भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। द्वैध शासन कब में है? हाँ, द्वैध शासन है 1919 के एक्ट। मतलब मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड उधार में क्या हुआ था कि राज्यों में द्वैध शासन लगा दिया गया था। और आगे तुम लोग पढ़ोगे कि 1935 के अधिनियम में यहां से हटा दिया जाता है और केंद्र में लगा दिया जाता है। तो पूछे, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है? सिंपल है, 10 मंडल में। आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य को 3 तरफ से बांग्लादेश की सीमा है? त्रिपुरा। यहाँ देखो, त्रिपुरा देखोगे मैप पर तो 3 तरफ से किसके है? बांग्लादेश से। देखो यहाँ ऐसे है ना, ये त्रिपुरा है, ये क्या है? त्रिपुरा। ये बांग्लादेश है, ये क्या है? तो ये त्रिपुरा 3 देश से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। हाँ, यहाँ बहुत दिनों तक यहाँ कम्युनिस्ट शासन थी, मलिक सरकार मुख्यमंत्री रहे लगभग। कम्युनिस्टों की शासन यहाँ लगभग 30-35 साल रही, तब जाकर ही भाजपा जीती है वहां पर। फिर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? तो 1935 के अधिनियम, ठीक ना, 1900 प्रांतों को स्वायत्तता मिल जाएगी। ऑप्शन क्या क्या है? भारत 1909, 1919, भारत पर, क्योंकि इसी में क्या होगा कि इस राज्य से द्वैध शासन हटा दिया जाए और कहां लगेगा? और इसी में होगा कि राज्यों में अब चुनाव होंगे। क्या होंगे? और इसी अधिनियम के आधार पर 1937 में चुनाव होते हैं सब जगह, है ना, जिसमें लगभग 6 राज्यों में कांग्रेस सरकार आती है। बिहार में, तुम्हारा उड़ीसा में, मद्रास में, है ना, बॉम्बे प्रांत में, बस बंगाल में दूसरी पार्टी बनती है और पंजाब में दूसरी पार्टी बनती है। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी आती है और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी का।
भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित किसका माना जाता है? यूएसए के संविधान का, सोवियत रूस का संविधान, ब्रिटिश संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1900। तो भारत सरकार 1935 को बोला जाता है लघु संविधान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? छोटा संविधान। क्योंकि हमारे संविधान में जितने भी एक्ट हैं सबसे ज्यादा किससे आए हैं? 1935 के अधिनियम से आए हैं। फिर है तुम्हारा मृक्ष कटिकम के रचनाकार कौन है? मैं बता चुका हूं, मित्र कौन है? शूद्रक। हम माना था हाँ, इसी रचना में शूद्रक में ये शूद्रक बोलते हैं या बताते हैं कि इस काल में जो महिलाएं हैं और जो शूद्र हैं वो नाटक में कौन सा भाषा बोलेंगे? प्राकृत। और पुरुष कौन सा भाषा बोलेंगे? संस्कृत। फिर है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। देखो, हालांकि षड दर्शन तो गुप्त काल में फाइनल होता है, इसको बोलते हैं 6 दर्शन, षड दर्शन। ये षड दर्शन की शुरुआत हो जाती है उत्तर वैदिक काल में। कब होती है? उत्तर वैदिक काल में शुरू हो जाती है। 6 दर्शन है और फाइनल जाके अंतिम संकलन इनका निकलता है गुप्त काल में। तो 6 दर्शन है, सांख्य दर्शन कपिल, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, ऐसे करके 6 दर्शन है। तंजौर में निर्मित बृहदेश्वर मंदिर किस शैली, जो ब्रैकेट में द्रविड़ शैली का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन सी राजराज प्रथम, ऑप्शन डी महेंद्र वर्मन। तो इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है तंजौर। किसकी राजधानी थी? तंजौर चोलों की राजधानी थी। तंजावुर या तंजौर किसकी राजधानी थी? चोल की। तो कोई चोल राजा ही बनाएगा। और ऑप्शन में देखो पल्लव राजा भी दे दिया है 2, नरसिंह वर्मन और महेंद्र वर्मन प्रथम। ये दोनों क्या थे? पल्लव राजा थे। मैं कहा चुका हूं क्लास में। तो ये 2 ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। अब फंसे हुए कहा? तो राजेंद्र प्रथम और राजराज, मतलब नहीं भी मालूम हो, एग्जैक्ट नहीं भी याद हो तो 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगे। कि तंजौर में बना है तो जरूर किसी चोल राजा ने ही बनाया होगा। आंसर है राजराज प्रथम। ये बृहदेश्वर मंदिर माना जाता है कि द्रविड़ शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। द्रविड़ शैली का सर्वोत्कृष्ट सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। ये भगवान शिव का मंदिर है। भगवान तंजौर कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। तो देखो, मालूम नहीं मालूम है या याद नहीं है कि कंफ्यूजन हो रहा है कि राजराज प्रथम ने बनवाया या राजेंद्र, तो ये तो 2 हटा सकते हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन तो 2 हट जाएगा। क्योंकि तंजौर में बना है तो तंजौर किसकी राजधानी थी? चोल की। और 2 शासक पल्लव है तो ऐसे कैंसिल। अब बचे 2, 50-50 मारो। और जब याद है तो राजराज प्रथम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप देखो चरक संहिता के रचयिता कौन है? चरक। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन है? B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद। तो आंसर क्या होगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो देखो, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई, संविधान सभा की पहली बैठक हुई तुम्हारा 9 दिसंबर 1946। तो पहली बैठक हुई तो अस्थायी तौर पर एक अध्यक्ष का चुनाव हुआ और उसमें जो बहुत वयोवृद्ध नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, अनुभवी नेता थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बिहार पटना के थे वो। इसलिए उनको पहला अस्थायी अध्यक्ष किनको बनाया जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये पटना में इनके नाम पर लाइब्रेरी है, सिन्हा लाइब्रेरी, है ना। सर्च लाइट अखबार निकालते हैं। बिहार को बंगाल से अलग करवाने में इनका बड़ा योगदान है। और इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होगी। क्या होगी? और इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना जाएगा। अस्थायी ये कौन बनेंगे? डॉक्टर। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो सबको मालूम है ना। इसका रचयिता कौन है? किस विद्रोह पर आधारित है ये? सन्यासी विद्रोह। फिर पूछता है अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? वीडी सावरकर। कब करेंगे? विनायक दामोदर सावरकर। अभी मोदी जी इनका चित्र लगवाए हैं संसद भवन में। वो क्या करते हैं? 1899 ईस्वी के आसपास मित्र मेला बनाते हैं। कौन सी संस्था बनाते हैं? मित्र मेला। और यही 1904 में किसमें बदल जाती है?
अभिनव भारत में बोलेंगे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिससे यह लिया गया है का कौन सा युग सुमेलित नहीं है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिखा है कनाडा। तो कनाडा से ये कहां से लिया गया है? ये फ्रांस से। फ्रांस की क्रांति जो 1789 में होती है उसी में ये नारा लगता है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। कहां का नारा है ये? फ्रांस से। बाकी तीनों हाँ आयरिश मतलब आयरलैंड। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? सिंपल क्वेश्चन है। पार्लियामेंट्री सुधार किस वर्ष पारित हुआ? तो हाँ, इसी को बोलते हैं भारत परिषद अधिनियम। इसी का दूसरा नाम क्या है? हाँ। फिर एक तुम्हारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके किस सत्र में हुआ? सूरत 1907 का सूरत। गरम दल और गरम दल में विभाजन हो जाता है। गरम दल बोले तो लाल बाल पाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में लिखा गया है? हाँ 17। अनुच्छेद 21 क्या है? जीवन की रक्षा है ना, गरिमा की और जीवन की रक्षा का है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। फिर कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21। और अनुच्छेद 21 ए क्या है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। देखो फिर उसी में अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण में 3 पार्ट है। आर्टिकल 20(1) क्या कहता है अनुच्छेद कि किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि अपराध करने के समय लागू किसी कानून का वह उल्लंघन नहीं करता हो। समझ बात? क्या कहता है अनुच्छेद 20 कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि अपराध करने के समय लागू किसी कानून का वह उल्लंघन नहीं करता है। जैसे मान लो विवेक चोरी करते हुए पकड़ा जाए, कहीं चोरी करते हुए नहीं, बहुत तेज विद्यार्थी था, ये किताब बहुत जरूरी था, पास में पैसे नहीं थे, इसने दुकान से एक चोरी, सरकार ने कहा क्या कि तुमने चोरी किया तुमको फांसी होगी, तो नहीं, कोर्ट क्या कहेगा कि नहीं, जिस समय चोरी की, आज 23 तारीख के 2 बजे इसने चोरी की, उस समय कौन सा कानून था चोरी के लिए बताओ? तो उसमें देखा जाएगा कि कानून है 250 रुपये जुर्माना और 1 माह का कारावास। अगर कारावास नहीं है तो 100 रुपये अतिरिक्त जुर्माना, तो इसे 350 रुपये जुर्माना लेके सरकार फांसी नहीं दे सकती है। उसी तरह 22 भी कहता है कि एक ही अपराध के लिए 1 से ज्यादा बार दंड नहीं दे सकते, है ना। वो अंधा कानून फिल्म देखोगे अमिताभ बच्चन का, तो ये आता है आर्टिकल। हाँ 20(3) क्या कहता है अनुच्छेद 20(3) कि अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए तुम बाध्य नहीं कर सकते। फिर है मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? कालिदास, कामंदक, पाणिनि और कालिदास का आंसर है विशाख दत्त। कालिदास के बारे में बता चुके हैं, कामंदक की नीति सार है, पाणिनि की विशाख दत्त की। विशाख दत्त किस काल के कवि हैं? हाँ विशाख दत्त किस काल के हैं? गुप्त काल के हैं। इनकी 2 प्रमुख है, जैसे गुप्त काल के सबसे नंबर 1 गुप्त काल के अमिताभ बच्चन कौन है? कालिदास। गुप्त काल के अमिताभ बच्चन कौन है? लेकिन ये भी उन्हीं के साथ समझो, विनोद खन्ना या राजेश खन्ना। हाँ तो विशाख दत्त, क्या नाम है? विशाख दत्त की 2 किताबें हैं, एक तो है क्या नाम पर है? मुद्रा, दूसरा है देवी चंद्रगुप्ता। दूसरा क्या है? देवी। ये विशाख दत्त किस काल के कवि हैं? मुद्रा राक्षस किस काल के बारे में बताता है? ध्यान देना, मुद्रा राक्षस किस काल के बारे में बताता है? मौर्य काल के बारे में। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल में होने वाले षड्यंत्रों की कथा है, षड्यंत्रों की कथा है, फंसना नहीं यहाँ पर।
विशाखदत्त है गुप्त काल में, लेकिन मुद्रा राक्षस किस काल की घटना बताता है? हाँ, इसमें चाणक्य कैसे चाणक्य उसे राजमहल में एक कमरे में एक दिन से ज्यादा नहीं सोने देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, ये सारी बातें हैं। तो पूछिए कि मुद्रा राक्षस किससे संबंधित कहानी है? तो मौर्य या चंद्रगुप्त मौर्य काल की या चंद्रगुप्त मौर्य की। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं? ये भी बहुत क्लासिकल है दोनों, मुद्रा राक्षस भी और देवी चंद्रगुप्तम भी, मतलब काल। फिर है नीति सार के लेखक कौन है? पाणिनि, विशाखदत्त, कामंदक और चाणक्य। क्या आंसर होगा? हाँ, नीति सार के कामंदक। देखो एग्जैक्ट नहीं पता है कि कामंदक ने नीति सार कब लिखी या कामंदक किस साल किस का समय के हैं। कोई लिखता है 5वीं सदी के हैं, कोई लिखता है 3री सदी ईसा पूर्व के हैं, कोई लिखता है 5वीं सदी ईसा पूर्व, है ना। लेकिन माना जाता है कि चाणक्य के बाद के हैं। ये माना क्या जाता है? चाणक्य के अर्थशास्त्र के बाद के, क्योंकि नीति शास्त्र में बहुत कुछ बातें अर्थशास्त्र से मिलती जुलती आ रही हैं। तो माना जाता है कि कामंदक ने नीति सार कब लिखा है? चाणक्य के अर्थशास्त्र के बाद लिखा है। समझ आई बात? नहीं, वो तो मैकियावेली की प्रिंस से की जाती है वो, कामंदक की नीति शास्त्र।